हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीडीपी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हमारी क्लास नंबर 26 है। तो हर क्लास की तरह इस क्लास में भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ में जो आपका थ्योरी वाला पोर्शन है उसको भी कवर अप करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इससे पहले की क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, एक प्लेलिस्ट बनाई है। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस एक साथ आपको मिल जाएंगी और इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट का पेड नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, आपको पेड नोट्स वहाँ से रिसीव हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल की क्लास में हमने लास्ट क्वेश्चन ये किया था, आप लोगों ने देखा होगा। उससे आगे के क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित जैविक अनुकूलन के मूल सिद्धांतों से असंगत है। यानी कि आप जानते हैं जीन पियाजे ने जैविक अनुकूलन से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई थी, अब उसमें कौन सा असंगत है बोल रहा है। यानी कि इसमें से 3 ऑप्शन तो ऐसे हैं जिसकी बात उन्होंने करी थी जो कि इनसे संगत है, मेल खाता है, लेकिन इनमें से एक जो है असंगत है, जो कि उन तीनों से डिफरेंट है। तो वो जो डिफरेंट है, जो असंगत है, वो आपको चूज़ करना है। तो सबसे पहला है सामंजस्य, दूसरा है संरक्षण, तीसरा है आत्मसातकरण और चौथा है संतुलीकरण। तो देखिए यहाँ पर जो 3 है ना, यहाँ पर संगत हैं, वो कौन कौन से हैं? वो हैं सामंजस्य, आत्मसातकरण और संतुलीकरण। लेकिन ये जो संरक्षण है ये अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कंजर्वेशन का जो गुण है ये अलग है। अब देखिए, सामंजस्य आप जानते हैं किसी चीज़ में को सामंजस्य कर लेना, एडजस्ट कर लेना। आत्मसात मतलब होता है जब हम किसी नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं अपने दिमाग में, ठीक है। फिर उस ऐड की गई जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। एंड संतुलीकरण आप जानते हैं जब हम बैलेंस की स्टेज में आते हैं, जब हमारे दिमाग में किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता है, तो वो होता है संतुलीकरण, जब हम बैलेंस की स्टेज में हैं, ठीक है। लेकिन ये जो संरक्षण है ना, कंजर्वेशन है, ये अलग कॉन्सेप्ट होता है, इसीलिए ये यहाँ पर असंगत है। इसीलिए फ्रेंड्स सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी जीन पियाजे से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपसे और पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बताए भी हैं, आप लोगों को याद होगा। मैंने आपको ट्रिक भी बताई है कि जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था उसके उन्होंने 4 स्टेप बताए थे, जो कि SPCF हैं। वो जो 4 चरण हैं, ये जो ट्रिक है मैंने आपको बताई थी, S फॉर सेंसरी मोटर, P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल। देखिए ये मैंने दोबारा से आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको याद रहे, जितना आप रिपीट करेंगे ना उतना अच्छे से आपके दिमाग में ये चीज़ें फिट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किशोरावस्था के दौरान आत्म केंद्रित संज्ञानों का विकास इस विश्वास के साथ कि वह अन्य लोगों के ध्यान केंद्र में है कहलाता है। क्या कहलाता है? आपसे ये पूछा है। पहला है अस्मिता निर्माण, दूसरा है अस्मिता संकट, तीसरा है किशोर आत्मकेंद्रिता और चौथा है भूमिका भ्रांति। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है किशोरावस्था के दौरान आत्मकेंद्रित संज्ञान की, तो सिंपल सी बात है, ये क्या होगा? किशोर आत्मकेंद्रिता होगा। आप जानते हैं ये जो किशोरावस्था की स्टेज होती है, एडोलेसेंस की स्टेज होती है, ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर बच्चा जो है आत्मकेंद्रित होता है, ठीक है। जहाँ पर बच्चे को ये लगता है कि मैं हर चीज़ का लीडर बनूं, सब लोग मेरे इशारे पर चलें। आप कह सकते हैं ग्रुप लीडर की तरह उसके अंदर एक स्किल डेवलप होने लगती है। तो ये किशोर आत्मकेंद्रिता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और ये जो आपका किशोरावस्था है इससे रिलेटेड एक सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है कि जो किशोरावस्था की स्टेज है यानी कि एडोलेसेंस की स्टेज है, उसको तूफान और तनाव की अवस्था किसने कहा है? तूफान और तनाव की अवस्था यानी कि स्ट्रेस एंड स्टॉर्म स्टेज, ठीक है। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म स्टेज यानी कि तूफान और तनाव की अवस्था, ये किसने कहा है? ये कहा है स्टेनली हॉल ने। आप नोट कर लीजिए, स्टेनली हॉल ने किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा है, ठीक है। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और आप लोगों ने नोट्स में देखा होगा, नोट्स में तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की किस अवस्था में बालक सामाजिक समूहों तथा संस्थानों के प्रति मनोवृत्ति विकसित कर लेता है? बताइए। पहला है शैशवावस्था, दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था, तीसरा है पूर्व बाल्यावस्था और चौथा है किशोरावस्था।
तो आपको बताना है कि किस अवस्था में बच्चे सामाजिक समूह और संस्थान के प्रति मनोवृत्ति विकसित कर लेते हैं। तो देखिए समाज की यहाँ पर बात हो रही है, सामाजिक समूह, तो ये होता है आपका लेटर चाइल्डहुड की स्टेज में, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था की अवस्था में। ठीक है, यहाँ पर बच्चे जो है सामाजिक समूहों में जुड़ने लगते हैं और मनोवृत्ति विकसित करने लगते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विविध भाषा व जाति से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में क्या महत्वपूर्ण है। देखिए आप जानते हैं स्कूल के बाहर हर बच्चे की जो दुनिया होती है वो अलग होती है। हर बच्चे की भाषा अलग हो सकती है, हर बच्चे की जाति अलग हो सकती है, इवन होती ही है ना, ये आप जानते ही हैं। तो इसमें पूछा है कि ऐसे विद्यार्थियों की कक्षा में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो पहला ऑप्शन है यह समझना महत्वपूर्ण है कि भिन्नताएं बच्चों में कमियां हैं और उन्हें तुरंत संशोधित करना चाहिए। देखिए भिन्नता कोई कमियां नहीं है, वो तो नेचुरल सी चीज़ है, उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है यह समझना कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता है तथा ऐसी गतिविधियों की योजना बनाना जो उन्हें अपनी गति से प्रगति करने में मदद कर सके। एब्सोल्युटली राइट। फिर भी नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे एक बार। सभी बच्चों को समान सीखने की शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। जी नहीं, समान शैली से सभी बच्चों को नहीं पढ़ाना है। जिस बच्चे को जिस मेथड से समझ में आता है आप उस मेथड से पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थपूर्ण सीखने को सुसाधित करने के लिए बच्चों के बीच देखिए प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, मैंने आपको हमेशा बोला है कंपटीशन नहीं करवाना है। इससे क्या होता है, एक दूसरे के प्रति बच्चों के मन में हीन भावना आ जाती है, लड़ाई झगड़े वाली चीज़ें आ जाती हैं। तो ये जो प्रतिस्पर्धा है ये नहीं करवानी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमको मिल गया है जो कि सेकंड ऑप्शन है। देखिए आप जानते हैं हर बच्चे के अंदर सीखने की क्षमता होती है। हाँ, ये अलग बात है कि किसी बच्चे के अंदर जो क्षमता होती है सीखने की वो बहुत जल्दी सीख लेता है बच्चा, लेकिन किसी बच्चे के अंदर क्या होता है वो थोड़ा टाइम लगा करके सीखता है। लेकिन सीखने की क्षमता सभी में होती है। ठीक है, और ये जो विविध भाषा या फिर जाति से आने वाले जो विद्यार्थियों की क्लासरूम है वहाँ पर ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि हर बच्चा जो है सीख सकता है, एबिलिटी है सब में सीखने की, और उनके लिए सही गतिविधि करना सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है आपके सामने। तो अभिकथन आपको दिया है शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। देखिए मैंने आपको बहुत बार बताया है कि ये जो मानकीकृत वर्ड है ना ये एकदम नेगेटिव है। ये क्या होता है कि मानक निर्धारित कर देता है, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देता है कि इसी स्टैंडर्ड पर जो है पाठ्यक्रम बनेगा, इन्हीं मेथड से आप पढ़ाओगे और इसी तरीके से मूल्यांकन होगा। मतलब ये फिक्स्ड हो जाता है जो कि सही नहीं माना जाता है। अब इसमें क्या होता है, कुछ मानक निर्धारित कर दिए जाते हैं। जैसे 20 नंबर का पेपर है तो जिनके 18 आ रहे हैं बस उसी को इंटेलिजेंट कह दिया, ऐसा मानक निर्धारित कर रहे हैं। अब किसी के 10 नंबर आ गए तो आप उसको बोल रहे हैं नहीं तुम्हें कुछ नहीं आता है, इस तरीके से। तो ऐसे मानक निर्धारित नहीं करने हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे अभिकथन यहाँ पर हमारा गलत है। अब तर्क देखिए, शैक्षिक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नज़रअंदाज करना चाहिए, उन्हें खारिज करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि शैक्षिक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नज़रअंदाज करना चाहिए। जी नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, और उनको खारिज कर दे रहे हैं, तो ये भी हमारा गलत है। तो हम कहेंगे फ्रेंड्स कि इसका जो राइट आंसर है ना ऑप्शन 4 हो जाएगा, ए और आर, यानी कि अभिकथन और तर्क दोनों ही यहाँ पर एकदम गलत हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टर्न के अनुसार खेल क्या है। स्टर्न के अनुसार पूछा है। ठीक है, पहला है खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है। दूसरा है खेल वे हैं जो हम करते हैं। तीसरा है खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है। और चौथा है खेल एक जन्मजात प्रवृत्ति है। तो देखिए स्टर्न क्या कहते हैं आपको याद रखना होगा, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। स्टर्न के अनुसार जो खेल है वो ऐच्छिक और आत्मनियंत्रित होता है। ठीक है, यानी कि हम अपनी इच्छा के अनुसार खेलते हैं और खुद उसमें नियंत्रण रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफलता से ही सफलता मिलती है, यह कथन अधिगम के किस नियम पर आधारित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और देखिए ये आपको आ भी रहा होगा। देखिए क्या कह रहा है, सफलता से ही सफलता मिलती है। प्रभाव का नियम, आवश्यकता का नियम, अभ्यास का नियम या तत्परता का नियम। तो देखिए ये आपका कौन सा नियम होगा, ये होगा प्रभाव का नियम, यानी कि सफलता से ही सफलता मिलती है। ठीक है, ये होता है प्रभाव का नियम।
यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट, और आप जानते हैं ये किसने दिया था? आप कमेंट करके बताइएगा कि ये जो प्रभाव का नियम है ये किसने दिया था। आई थिंक मैंने आपको ये एक वीडियो में बताया भी था कि ये किसने दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग रिस्पॉन्स भी करते हैं फ्रेंड्स, तो काफ़ी अच्छा लगता है। एक क्वेश्चन आपका आया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, वो मैंने आप लोगों से पूछा भी था वीडियो में, और मैंने बोला था कि आंसर आप कमेंट में करेंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर ने दिया है, तो वो बिल्कुल सही था, ठीक है। वैसे मैं आप लोगों को वहीं पर रिस्पॉन्स कर भी देती हूँ जहाँ भी आप कमेंट करते हैं, चाहे वो टेलीग्राम हो या फिर आप व्हाट्सएप यूट्यूब कमेंट हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में एक शिक्षिका की क्या विशेषताएं होंगी? अब देखिए, पियाजे और वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उनमें क्या सिमिलैरिटी है और किस किस चीज़ की वो बात करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वो क्या कहते हैं पियाजे और वाइगोत्स्की कि बच्चे क्या है, गतिशील हैं, एक्टिव हैं, ठीक है। गतिशीलता, एक्टिवली वो जो है चीज़ों को सीख सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। पियाजे और वाइगोत्स्की का कहना है कि लचीलापन होना चाहिए, टीचिंग मेथड में लचीलापन होना चाहिए, करिकुलम में लचीलापन हो, सिलेबस में लचीलापन हो। अब ये लचीलापन होता क्या है? यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जो भी सिचुएशन आ रही है, जैसी भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ढल जाना, ठीक है। तो हमारा जो करिकुलम है वो एकदम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जो कि बच्चों को समझ में आए और बच्चे उसके अनुसार सीख भी लें। तो फ्लेक्सिबिलिटी लाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसकी भी ये बात करते हैं। नेक्स्ट है उपदेशक। तो देखिए, ये उपदेशक की बात नहीं करते हैं, ये क्या कहते हैं कि जो शिक्षक होते हैं वो सुविधादाता हैं, फैसिलिटेटर हैं, ना कि उपदेशक। उपदेशक मतलब होता है कि वो सामने से उपदेश दे रहे हैं और बच्चों को सेम वैसा ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, नहीं। उपदेशक नहीं, बल्कि एक फैसिलिटेटर की तरह काम होता है टीचर का, जहाँ भी बच्चे को प्रॉब्लम आती है वहाँ पर उसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो ये उपदेशक हमारा बाहर हो जाएगा। और ज्ञान का संवाहक है टीचर, ऐसा भी नहीं कहा जाता। तो देखिए, शिक्षिका की क्या विशेषताएं होंगी? गतिशीलता होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, ये दोनों टीचर के अंदर भी गुण होने चाहिए, ठीक है। सिर्फ बच्चे के अंदर या फिर स्कूल के सिस्टम के अंदर नहीं, बल्कि टीचर के अंदर भी ये गुण होने चाहिए। टीचर एकदम एक्टिव होने चाहिए पढ़ाने के लिए, और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई टॉपिक है बहुत ही ऐसे रिजिड तरीके से पढ़ा रहे हैं कि बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है, नहीं। एकदम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ पढ़ाना है, ईजी मेथड से पढ़ाना है, ताकि बच्चों को वो समझ में आए, ठीक है। तो हम कहेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा फ्रेंड्स, जहाँ पर दिया है कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बालक डैश अभिप्रेरणा से प्रेरित होता है तो वह अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि अधिक से अधिक सफलता मिल सके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है ना। बालक डैश अभिप्रेरणा से प्रेरित होता है, किस चीज़ की अभिप्रेरणा से प्रेरित है? कि वो अपने जो कार्य हैं उनको इस ढंग से करता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिले। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, उपलब्धि अभिप्रेरणा, ठीक है। अब ये 3 तो वैसे भी नेगेटिव हैं, आप समझ ही जाएंगे। अनुमोदन, सत्ता, बाह्य अभिप्रेरणा नहीं। अभिप्रेरणा या तो आंतरिक होनी चाहिए या फिर उपलब्धि अभिप्रेरणा। देखिए, बच्चे ने कुछ छोटी मोटी उपलब्धि हासिल करी हो, कुछ अचीव किया हो, उसको देखकर बच्चे का ये मन करता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड में काम करना चाहिए, ताकि मुझे अधिक से अधिक सफलता मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से रूढ़िबद्ध धारणा के उदाहरण हैं? रूढ़िबद्ध धारणाएं आप जानते हैं जो पुराने ज़माने से चली आ रही हैं, अब तो खैर वो ना के बराबर हो गई हैं, ये भी आप जानते हैं। जैसे लड़के और लड़कियों में भेदभाव करना, लड़कों से कहना कि आप मैथ्स में अच्छे हैं, लड़कियों से कहना आप म्यूज़िक में अच्छी हैं, लड़कों से कहना कि आप बाहर ऑफिस जाकर के पैसे कमा कर लाओगे, और लड़कियों से कहना कि आप घर में किचन में बैठकर किचन संभालो, बच्चों को संभालो, घर को संभालो। तो ये जो काम जो है सेपरेट कर दिए, डिफ्रेंशिएट कर दिए लड़के और लड़कियों के, ये हमारी रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं। इसी को हम कहते हैं जेंडर बायसनेस, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। बस अब आप इसके ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। तो रूढ़िबद्ध धारणा के एग्जाम्पल इनमें से कौन कौन से हैं? पहला है, लड़कियां भावुक, मृदुभाषी और कोमल होती हैं। देखिए सीधी सी बात है, ये यहाँ पर हमारा जेंडर बायसनेस को शो कर रहा है ना। यानी कि रूढ़िबद्ध धारणा है, क्योंकि लड़कियों को क्या कहा जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, मृदुभाषी हैं, बहुत ही कोमल होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, इस तरीके के वर्ड यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये क्या है? एक रूढ़िबद्ध धारणा है। नेक्स्ट है, लड़के उद्यमी और शारीरिक रूप से बलवान होते हैं। ये भी हमारा क्या है? एक रूढ़िबद्ध धारणा है,
ठीक है, क्योंकि देखिए लड़के जो हैं उद्यमी और शारीरिक रूप से बलवान हैं। ये कोई जन्म से ये चीज़ नहीं होती है कि लड़के बहुत स्ट्रांग हैं और लड़कियां जन्म से ही बहुत नाजुक पैदा हो रही हैं। नहीं, आप देखते होंगे जब एक बच्चे का जन्म होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, वो सेम होते हैं, उनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बस बात होती है कि आप उसका किस तरीके से पालन पोषण कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि उसकी परवरिश कैसी हो रही है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। अब आप लड़की को इस तरीके से घर में ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि वो बहुत सेंसिटिव है, उसे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर लड़की ने बोल दिया मुझे जिम जाना है तो कह दिया कि अरे तुम ये क्या कह रही हो, शॉक्ड हो जाना घर वालों का। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जेंडर बायसनेस कहलाती हैं, ठीक है। जिम जैसे लड़के जाते हैं वैसे ही लड़कियां भी जा सकती हैं। लड़के जो काम कर रहे हैं क्या वो लड़कियां नहीं कर सकती? ऑब्वियसली कर सकती हैं। या फिर लड़कियां जो काम करती हैं क्या वो लड़के नहीं कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते हैं, है ना, बॉडी तो सेम है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये क्या है, रूढ़िबद्ध धारणाओं के उदाहरण हैं ये दोनों। थर्ड वाला देखेंगे, लड़के और लड़कियां गणित में अच्छे होते हैं। देखिए यहाँ पर रूढ़िबद्ध धारणा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लड़के और लड़कियों में कोई भी भेदभाव नहीं है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि लड़के और लड़कियां दोनों ही क्या होती हैं, गणित में अच्छी होती हैं, है ना, सीधी सी बात है। तो ये हमारी रूढ़िबद्ध धारणा नहीं हुई। हाँ, अगर लिखा होता कि लड़कियां, सिर्फ लड़कियां गणित में अच्छी होती हैं या सिर्फ लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, तो वो हमारा रूढ़िबद्ध धारणा होता। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, जिसमें दिया है कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक पोर्टफोलियो को आकलन का एक विश्वसनीय साधन माना जाता है क्योंकि यह, देखिए पोर्टफोलियो क्या है मैंने आपको पढ़ा भी दिया है, ठीक है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है यह साक्ष्यों पर आधारित होता है, ठीक हो गया। दूसरा है यह अवधि के दौरान हुई शैक्षिक समृद्धि दर्शाने के लिए कार्य नमूने उपलब्ध करवाता है। तीसरा है विद्यार्थियों के विभिन्न तरह के कार्यों का यादृच्छिक संग्रहण होता है। और चौथा है विद्यार्थियों के कार्यों का एक रंग बिरंगा संग्रहण होता है। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए सबसे पहली बात है ये साक्ष्यों पर आधारित होता है, बिल्कुल सही, ठीक है, इसमें प्रूफ होते हैं। क्योंकि देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। पोर्टफोलियो होता क्या है फ्रेंड्स, पोर्टफोलियो जो है ना एक डॉक्यूमेंट होता है, एक दस्तावेज होता है, जिसमें बच्चे की हर एक एक्टिविटी जो है नोट डाउन करी जाती है। और ये जो पोर्टफोलियो है हर बच्चे का अलग अलग बनता है। सीटेट में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयरली कि जो पोर्टफोलियो है वो हर बच्चे का अलग अलग बनता है या फिर पूरी क्लास का एक ही पोर्टफोलियो बनता है। तो आपको ध्यान रखना है ये जो पोर्टफोलियो है हर बच्चे का अलग अलग बनेगा। और इसमें क्या होता है, हर बच्चे की जो एक्टिविटीज़ हैं उसका बिहेवियर कैसा है, वो बड़ों के साथ कैसे बातें कर रहा है, वो टीचर की रिस्पेक्ट किस तरीके से कर रहा है, और क्लासरूम में अपने ही जो फ्रेंड सर्कल हैं उनसे किस तरीके से बिहेव करता है, वो पढ़ाई में कैसा है, वो स्कूल में जो कंपटीशन वगैरह होते हैं वहाँ पर पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता है, वो स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट रखता है या नहीं रखता है। ये सारी चीज़ें जिस दिन बच्चे का एडमिशन हुआ स्कूल में उस दिन से लेकर जब तक बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तब तक बच्चे का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, हर एक एक्टिविटी नोट डाउन करी जाती है। तो यही हमारा पोर्टफोलियो कहलाता है। अब आपसे पूछा है कि ये साक्ष्यों पर आधारित होता है। जी हाँ, यह एक अवधि के दौरान हुई शैक्षिक समृद्धि दर्शाने के लिए कार्य नमूने उपलब्ध करवाता है, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों के विभिन्न तरह के कार्यों का यादृच्छिक संग्रहण होता है और विद्यार्थियों के कार्यों का एक रंग बिरंगा संग्रहण होता है। देखिए रंग बिरंगा संग्रहण ये नहीं होता है क्योंकि इसमें रंग बिरंगा जैसी कोई बात नहीं कही गई है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, ऑप्शन 1, 2 और 3 यहाँ पर सही हैं क्योंकि पोर्टफोलियो के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो इसका आंसर देखने की कोशिश करेंगे जो कि हमको मिल रहा है ऑप्शन 3 में, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक होने के नाते आप अपने विद्यार्थियों की पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन की समझ का आकलन करना चाहते हैं। आपकी कक्षा में इस गतिविधि को पूर्ण करने की सबसे अच्छी संभावना क्या होगी? किस तरीके से आप ये जो टॉपिक है इसको पूर्ण कर सकते हैं, सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी क्या है, ये पूछा है। पहला है बच्चों को 6 माह तक पुराने अखबारों से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय को लिखने को कहना, साथ ही दिन रात के समय की तुलना करने और इस अंतर के कारणों को समझाने के लिए कहना। क्या ये आपको सही लग रहा है? बिल्कुल सही लग रहा है फ्रेंड्स, है ना। नेक्स्ट है एक दीर्घ वृत्त का चित्र बनाने को कहना। अब आप बताइए, हाँ दीर्घ वृत्त का चित्र ये भी ठीक है,
नहीं, दीर्घवृत्त का चित्र में क्या है, यहाँ पर आप देखिए सिर्फ आप एक दीर्घवृत्त का चित्र बना दे रहे हैं, तो इससे ये कॉन्सेप्ट थोड़ी हमारा क्लियर हो जाएगा। ये पढ़ाने का तरीका अच्छा है, हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यार्थियों को पृथ्वी की परिक्रमण एवं ऋतुओं के संबंध का वर्णन करने के लिए कहना। चौथा है विद्यार्थियों को अगले लीप वर्ष की गणना करने के लिए कहना। तो देखिए यहाँ पर पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन की बात हो रही है, तो पृथ्वी में जो मौसम में परिवर्तन है उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन हमें बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, एक बार हम ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड सेकेंड। देखिए यहाँ पर ना ये ही यहाँ पर गलत दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है सेकेंड एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड ये 2 बार आ गया, केवल थर्ड। तो देखिए ये यहाँ पर सही नहीं दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन की बात हो रही है। ठीक है, ये तो सही बात है कि 6 माह तक के सूर्योदय और सूर्यास्त के समय को लिखने के लिए आप कह रहे हैं, ये अच्छी बात है, इससे ये चीज़ क्लियर हो सकती है। अब सिर्फ एक दीर्घवृत्त का चित्र बना दे रहे हैं तो उससे यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। और मौसम की बात हो रही है तो ऋतुओं का ज्ञान बच्चों को आप दे सकते हैं, तो हम कहेंगे फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही है फ्रेंड्स। लेकिन ऑप्शन में वो हमें दिया ही नहीं गया है क्योंकि ये ऑप्शन थोड़ा सा अच्छे से डिज़ाइन नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आपको मैंने आंसर बता दिया, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बालक दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से कुछ नया जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की योग्यता रखता है तो बालक द्वारा किया गया इस प्रकार का चिंतन क्या कहलाता है। पहला है अभिसारी चिंतन, दूसरा है सृजनात्मक चिंतन, तीसरा है आलोचनात्मक और चौथा है साधारण चिंतन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि बालक जो है दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से कुछ नया जोड़ रहे हैं और निष्कर्ष तक पहुँच रहा है। मतलब बच्चा क्या है, सृजनात्मक है, बच्चा क्या है, क्रिएटिव है। क्रिएटिव बच्चे ही तो अपना दिमाग लगाते हैं और नई नई खोज करते हैं, ये आप जानते ही हैं, है ना। तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिएटिव थिंकिंग यानी कि सृजनात्मक चिंतन। सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आकलन को उपयोगी बनाने के लिए शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए। पहला है फीडबैक प्राप्त करने के लिए गृह कार्य न देना, दूसरा है शिक्षण प्रक्रिया में सिखाने के विविध तरीकों का प्रयोग करना। ये बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन। जो हमारी टीचिंग की प्रोसेस होती है उसमें क्या करना है, अनेक तरीकों से बच्चों को पढ़ाना है। विविध तरीके यानी कि अनेक तरीके, जैसे आप जानते हैं टीचिंग की बहुत सारी मेथड होती हैं। अब एक ही मेथड से आप सभी बच्चों को पढ़ाओ ये सही तो नहीं है ना। तो हर बच्चे को अलग अलग टीचिंग मेथड से उनके अकॉर्डिंग पढ़ा सकते हैं। जैसे किसी बच्चे को डेमो करके समझ में आता है तो आप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ करिए, किसी बच्चे को लेक्चर मेथड से समझ में आता है तो आप लेक्चर मेथड दे सकते हैं, किसी बच्चे को खाली सुन करके पढ़ना अच्छा लगता है तो ऑडियो मेथड यूज़ करिए, कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें देख कर पढ़ना पसंद है तो आप विजुअल मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसमें बच्चों को सिखाने के लिए आप विविध तरीकों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए बच्चों को अलग अलग समूहों में बांट रहे हैं, उनकी तुलना कर रहे हैं, ये सही नहीं होगा क्योंकि हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा, बच्चों को एक साथ बिना भेदभाव के बिना तुलना करे हुए शिक्षा देना। ठीक है, विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त करना। आर्थिक स्थिति से क्या लेना देना है स्कूल में, है ना। आर्थिक स्थिति चाहे कमज़ोर हो, चाहे उच्च हो या फिर मध्यम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए आ गए हैं तो आप उनको समान नज़र से देखेंगे और एक जैसे जो है उनको ट्रीट करेंगे और अलग अलग मेथड से उनको पढ़ाएंगे। इसीलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और फ्रेंड्स अगर आप सीटेट का नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप करके नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।